कॉमर्स एक्सेस। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम लोग हिंदी में मुद्रास्फीति भी कहते हैं। इन्फ्लेशन को अगर हम आम भाषा में देखें तो इसको हम लोग यही कहते हैं कि भैया महंगाई बढ़ गई मार्केट में, कि पहले हमारे पास में इतना पैसा था, आज हमारे पास में इतना पैसा बट हम चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या हैं, वो हम लोग आज की अपनी क्लासेस में ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल के साथ में नए जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमने DFCCIL का पूरा एक फ्री बैच लॉन्च किया हुआ है। हम अपनी इकोनॉमिक्स का पूरी क्लासेस को कंप्लीट करने वाले हैं। 2-3 क्लासेस और आएंगी, हमारे इकोनॉमिक्स से पूरे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग अपना मार्केटिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन। चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखो, आम भाषा में लोग अगर कहेंगे कि इन्फ्लेशन है क्या, तो इन्फ्लेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाना या फिर चीज़ें महंगी हो जाना। ठीक है, अब इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? इसके पीछे रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी मतलब आपके मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ हो गई है लेकिन सप्लाई उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई। तो मैंने आपको बताया है कि अगर मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ होगी, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था कि अगर डिमांड इंक्रीज़ होगी और सप्लाई इंक्रीज़ नहीं होगी तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, प्राइसेस बढ़ जाएगा न्यू इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो जब न्यू इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा तो इन्फ्लेशन में उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो यही होता है क्या, हमारा इन्फ्लेशन की महंगाई बढ़ जाना या फिर प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाना। इसके पीछे रीजंस बहुत सारे हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे क्लास में। ठीक है, किसी भी एक रीज़न के हम लोग नहीं जा सकते कि हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो गई या पैसा बढ़ गया मार्केट में। अब चलो आगे देखते हैं। तो देखो, इन्फ्लेशन का जैसे मैंने आपको मीनिंग बताया कि क्या है कि किसी भी जो हमारी नेसेसिटी की जो चीज़ें हैं, लग्जरी गुड्स को इसमें अवॉइड करेंगे हम लोग। जो हमारी नेसेसिटीज़ जो हैं, ठीक है, उनके क्या है कि प्राइसेस में इंक्रीमेंट हो जाना, इसी को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। Inflation refers to the rise in the prices of most goods and services of daily और common use। ठीक है, डेली और कॉमन यूज़ कहे गए लग्जरी गुड्स को इसमें अवॉइड किया गया, सच एज फूड, खाना, क्लोथिंग, हमारे कपड़े, हमारा घर बार मतलब रेंट वगैरह, रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन की चीज़ें, पिक्चर देखने गए, ठीक है, या फिर कोई अम्यूज़ पार्क वगैरह में गए तो ये सब कुछ आ गया इसमें। ट्रांसपोर्ट हो गया, डीजल पेट्रोल के प्राइसेस हो गए, कंज्यूमर स्टेपल्स हमारे खाने पीने की चीज़ें। तो ये सब कुछ जब इनका प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हमारा इन्फ्लेशन कहते हैं। और इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे हमने बहुत सारी अच्छी डेफिनेशन देखनी है। इन्फ्लेशन मेजर्स द एवरेज प्राइस चेंज इन अ बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज ओवर टाइम। बहुत अच्छी एक डेफिनेशन कही है। इसमें क्या इन्होंने कहा कि चेंज इन अ बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज ओवर टाइम। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे हमारा 2014 था, ठीक है, आज हमारा क्या है 2020 है। आज से 6 साल पहले जब आप मार्केट में कुछ भी खरीदने के लिए जाते थे तो हम लोग एक बास्केट, इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं ना, एक बास्केट को बनाते हैं और वो देखते हैं 2014 में आप कितना सामान खरीद पाते थे उस बास्केट में, और आपका 1000 रुपये ही है। ठीक है, पैसे कितना आपके, 1000 रुपये ही है। तो जब आप 2014 में खरीद के लेके आते थे तो आपकी बास्केट इतनी भर जाती थी, मतलब यहाँ तक आपका पूरे सामान भर जाता था, नीचे से ऊपर तक। लेकिन जब आप 2020 में वही सामान खरीदने के लिए गए तो आपकी वो बास्केट सिर्फ और सिर्फ इतनी ही भरती है, कितने रुपये में, 1000 रुपये में। अभी भी आपके पास 1000 रुपये हैं और बास्केट सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं प्राइसेस इंक्रीज़ हुए होंगे तब आप कम सामान खरीद पा रहे हो, है ना। ये बात समझ में आई ना। तो यही इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन क्या करता है, इन्फ्लेशन एक ऐसा मेजर है जो कि बास्केट में कि हम कितना उसको भर पा रहे हैं ओवर दी टाइम। ठीक है, 2014 से 2020 तक हमने कितना उसको भरा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। चलो आगे चलते हैं। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। बहुत ही मतलब एक सुंदर सी हमारी डेफिनेशन कही कि मतलब बहुत ज़्यादा मनी है, मतलब मनी मार्केट में सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ कर गई है, बट गुड्स जो है उनकी सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी। मनी सप्लाई मार्केट में हैवी है बट जो हमारा गुड्स जो हैं उनकी सप्लाई लिमिटेड है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि क्या हुआ पिछले साल, अभी कोरोना टाइम पे मार्केट में इन्फ्लेशन क्यों इंक्रीज़ हुआ। पिछले साल क्या किया ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई बहुत बड़ा हम आर्थिक पैकेज एक लॉन्च करने वाले हैं, और वो आर्थिक पैकेज कितने का था, 20 लाख करोड़। ठीक है, इतने का था, लगभग मतलब 10% ऑफ द इंडियन इकोनॉमी था वो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज लॉन्च कर दिया। 20 लाख करोड़ जब मार्केट में गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज़ कर दिया, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जो मनी सप्लाई थी वो क्या कर गई, वो इंक्रीज़ कर गई। लोगों के पास मतलब पैसा है खरीदने के लिए कि आपको मतलब गवर्नमेंट ने 2-2 हज़ार रुपये दिए, 3-3 हज़ार रुपये गरीबों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए, लोन्स प्रोवाइड करवाया। ये मैंने आपको सर्कुलर ऑफ मनी फ्लो में बताया था कि किस तरीके से काम करता है। ठीक है, फिर से डिफाइन नहीं करूँगा। तो क्या किया मार्केट ने, जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर दिया गवर्नमेंट ने मार्केट में, तो चीज़ें तो लिमिटेड ही हैं। ठीक है, बस मनी जो थी वो इंक्रीज़ हो गई।
तो अब आपके पास में पैसा ज़्यादा है, मतलब आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हो चीज़ों की। तो जैसे ही आप डिमांड करोगे, सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट, डिमांड डिमांड आपकी हाई हो गई है, सप्लाई लिमिटेड है, इसका मतलब क्या है, प्राइसेस क्या करेंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, तो यही ये डेफिनेशन कहती है, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। देखो क्या था कि जब इन्फ्लेशन लो था तो हमारा क्या था कि हम एक ये $4.99 में 4 बर्गर लेके आते थे, लेकिन आज जबकि हमारा इन्फ्लेशन रेट हाई हो चुका है तो हम लोग $4.99 में सिर्फ और सिर्फ एक ही बर्गर लेके आ रहे हैं। ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये इसका है, इन्फ्लेशन मेजर्स द एवरेज प्राइस चेंज इन अ बास्केट ऑफ कमोडिटीज़। ठीक है, मतलब पहले बास्केट में जब 2014 में ये पूरा भर जाता था, लेकिन आज की बास्केट में 2020 वाली बास्केट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बर्गर आ रहा है। क्लियर चीज हुई है इन्फ्लेशन की डेफिनेशन। चलो एक और डेफिनेशन देखते हैं। इन्फ्लेशन इज एन एक्सपेंशन इन द सप्लाई ऑफ मनी रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ थिंग्स टू परचेज। ठीक है, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, बट जो आपकी सप्लाई थी वो क्या है, गुड्स की जो सप्लाई है वो क्या है, लिमिटेड है भाई। अभी अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, आगे डिफाइन नहीं करूँगा बार बार एक ही चीज़ को। इन्फ्लेशन इज सेल्फ रिपेचरिंग एंड इरिवर्सिबल अपवर्ड मूवमेंट ऑफ प्राइसेस कॉज्ड बाय एन एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर कैपेसिटी। देखो ये कहा गया है कि बहुत ही अच्छी एक डेफिनेशन कहा गई कि मतलब ये होगा ही होगा, इरिवर्सिबल है, मतलब आप इसको कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब कि आप इसको कभी ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों, आगे आपको बताऊंगा क्लास में। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई इन्फ्लेशन की। देखो ये वाली डेफिनेशन लिख लो, एक आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, और एक ये वाली डेफिनेशन नोट डाउन कर लो बस। और एक करना चाहो तो ये वाली भी कर सकते हो, बाकी आपको ये वाली डेफिनेशन ना पूरा एक एक चीज़ क्लियर करेगी। ठीक है, इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से क्लियर इसको डेफिनेशन को नोट डाउन कर सको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है हमारे पास में ना जनरली दो टाइप की इन्फ्लेशन होती है। एक होता है हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। इट अराइजेज व्हेन देयर इज एन एक्सेस ऑफ डिमांड फॉर गुड्स ओवर देयर सप्लाई। कि मतलब आपकी डिमांड है जो मार्केट में वो इंक्रीज़ करेगी, मतलब आपके यहाँ पे 100 चीज़ की पहले डिमांड थी, अब वही चीज़ 150 हो गई है डिमांड में, लेकिन जो सप्लाई थी वो तो 100 ही है। तो क्या करेगा, जब शॉर्टेज है तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, और जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज करेगा तो हम कहेंगे भैया महंगाई बढ़ गई, इसका मतलब ये है कि आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज कर गया है। चलो हिंदी में देखते हैं। यह तब होता है जब उत्पादन उत्पन्न होता है, इन्फ्लेशन जो है हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यह तब उत्पन्न होता है जब वस्तुओं की आपूर्ति से अधिक मांग होती है। मतलब कि वस्तु जो है उसकी आपूर्ति करने के लिए जो मांग जो है हमारी वो अधिक है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। द कंसेप्ट ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज नॉर्मली एक्सप्लेन व्हेन देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जब यहाँ पे क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है इन एन इकनॉमी। ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया है मैं आपको बताता हूँ। देखो आपके यहाँ से एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या था, लो था। ठीक है, आपके यहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है कोई, ये 100 प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, एक साल में या एक इन ए गिवन टाइम ऑफ पीरियड, और आपके यहाँ पे डिमांड जो थी वो कितनी थी, 100 थी। ये क्या था आपका डिमांड, ये क्या थी आपकी सप्लाई, दोनों मीट हो रहे थे, मतलब ये क्या कर रहा था, इक्विलिब्रियम बना रहा था 100 पे। बट इन एनी केस कि आपकी जो वो थी डिमांड जो थी ये 150 हो गई। ठीक है, ये हमारी डिमांड साइड है, ये हमारी सप्लाई साइड है। तो आपकी डिमांड जो थी वो 150 हो गई, बट आपकी सप्लाई जो वो 100 है। जो हमारी जो फैक्ट्री है वो इसको चाह के भी नहीं बढ़ा सकती। क्यों, क्योंकि इसमें जितने भी इसके रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज में हमारा लेबर आएगा, कैपिटल और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज इसमें इंक्लूड होगा। उसने सारे के सारे से अपने रिसोर्सेज को इसमें एम्प्लॉय कर दिया है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट में है। अब वो यहाँ से ज़्यादा लेबर हायर नहीं कर सकता। ठीक है, इसका ये मतलब है कि वो 100 से ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है बनाने की। भाई साहब आपके यहाँ पे लेबर ही नहीं है बनाने के लिए, तो आप बनाओगे कैसे। तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है उसको कभी भी क्योर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में क्रिएट होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। चलो आगे देखते हैं। इट इज़ बिकॉज इन ए फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, मैंने भी आपको बताया, एंड एग्रीगेट सप्लाई कैन नॉट इंक्रीज मच। सप्लाई साइड को हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते डिमांड को मीट करने के लिए। ठीक है, तो हमारे इन्फ्लेशन जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है वो न्यू यहाँ पे बनेगा इस जगह पे। ठीक है, समझ में आई ये चीज़ वाली डेफिनेशन। ये चीज़ नोट डाउन कर लेना कि ये फुली एम्प्लॉयमेंट में बनता है हमारा कौन सा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन।
चलो आगे चलते हैं। द मेन कॉजेज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? ग्रोथ इन ब्लैक मनी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर और इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि समझ में आई गई होंगी कि मतलब जब ब्लैक मनी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है कि आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है, बट आपकी जो इनकम थी वो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, बट आप ना टैक्स नहीं दे रहे उस चीज़ पे। ठीक है, अनअकाउंटेबल है। फिर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब आपके यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, अब तो भाई डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट ने किसी भी मतलब आपको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई है मार्केट में, या फिर किसी तरीके से आपको लोन ग्रांट्स किए जा रहे हैं तो आपकी मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज़ हो जाती है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। फिर डिस्पोजेबल इनकम तभी आएगी जब आपको सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रहे हैं, आपकी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही है। ठीक है, तो आपको क्या है, ये चीज़ आपके लिए डिस्पोजेबल इनकम लोगों की इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर इंक्रीज़ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया 20 लाख करोड़ का जो गवर्नमेंट ने क्या किया था, आर्थिक पैकेज एक लॉन्च किया था, तो वो इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, समझ में आई ये चीज़? चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जैसे हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन था, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, ये क्या कहता है, इट अकर्स व्हेन राइज इन प्राइसेस इज ड्यू टू राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कुछ डिमांड सप्लाई में कुछ नहीं इंक्रीमेंट हुआ है कि डिमांड हाई हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट हमारा क्या हुआ कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज़ हो गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने के बहुत सारे रीजंस हैं, अभी आपको बताऊंगा। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन डिमांड फैक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड एंड सप्लाई फैक्टर प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। मैंने आपको बताया कि डिमांड जो थी वो सेम है, बट जो हमारी सप्लाई फैक्टर है वो क्या कर गया, उसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया। देखो, जब कॉस्ट इंक्रीज होगी ना, मैंने आपको बताया था कि जब डिमांड एंड सप्लाई जब पढ़ाया था कि जब कॉस्ट इंक्रीज होगी तो लोग चीज़ों को कम खरीदेंगे, और जब कम खरीदेंगे तो उसकी डिमांड घट जाएगी। जैसे ही डिमांड घटेगी तो क्या होगा, चीज़ों की जो सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी, और जब सप्लाई कम हो जाएगी तो मार्केट में लोग अपनी फैक्ट्रीज को खाली करना स्टार्ट कर देंगे, और जब खाली करना स्टार्ट कर देंगे मतलब बहुत ही गंदा एक ऐसा दौर आ जाएगा जो हम कोरोना टाइम में अपने देख रहे हैं कि लोग मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए चीज़ें, कि कंपनीज लोगों को फायर कर रही हैं, लोगों को बाहर निकाल रही हैं जॉब से। ठीक है, तो यही एक सिचुएशन है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में भी यही चीज़ होती है कि सप्लाई फैक्टर का कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, बाकी जो हमारी डिमांड जो फैक्टर है वो क्या कहता है, रिमेन अनचेंज रहता है। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में ये आ सकता है ना, आपको मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये आपको दे देगा कि डिमांड पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है और हमारा क्या था, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है। ठीक है, इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। चलो आगे चलते हैं। अब कॉसेस क्या होते हैं इसको देखो। हायर वेजेस रेट हो गया, कैसे कि आपके यहाँ पे यूनियन थी, लेबर यूनियन बहुत ज़्यादा हाई है, कि मतलब डिमांड करती है कि भाई 400-500 रुपये दिहाड़ी हमको चाहिए ही चाहिए, हम इससे मिनिमम कुछ भी नहीं लेंगे। सरकार ने कहा ठीक है भैया कर देते हैं, आप ही के लिए घाटा है। ठीक है, सरकार ने कर दिया, और इससे क्या होगा, फिर कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी ना, क्योंकि आपका लेबर का रेट हाई है तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, तो कॉस्ट जब इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, वही वाली साइकिल, कॉस्ट इंक्रीज होगी, डिमांड कम होगी, फिर ये सब कुछ। ठीक है, हायर प्रॉफिट ऑफ मार्जिन, मतलब कंपनी 20 रुपये का प्रोडक्ट मार्केट में 100 रुपये का बेच रही है, तो जब 100 रुपये का बेचेगी तो भाई जाहिर सी बात है 20 का 50 में बेच दो, 30 में बेच दो, 40 में बेच दो, नहीं 100 में बेचा तो उसके प्राइस ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। हायर टैक्सेस, कि गवर्नमेंट आपका 100 रुपीज़ के ऊपर, पहले कितना मैंने आपको पढ़ाया था सप्लाई फैक्टर में भी कि टैक्सेस एक उसका वो फंक्शंस भी था, क्या कहते हैं, और सप्लाई फैक्टर भी एक था। ठीक है, तो चलो देखो, जैसे 100 रुपीज़ है, फिर से बता देता हूँ, तो 100 रुपीज़ है, इसमें पहले गवर्नमेंट लगा रही थी कितना टैक्स, 10 रुपीज़, तो ये कितना था, 110 रुपये। ठीक है, 110 रुपये था, लेकिन क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इसको 35 रुपये कर दिया, तो अभी 135 हो गया। और देखो इसकी कॉस्ट तो इंक्रीज़ हो गई ना, तो जैसे इसकी कॉस्ट इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, जो हमारी सप्लाई थी वो क्या करेगी, फॉल कर जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी डिमांड भी घट जाएगी कहीं ना कहीं। जब आप देखो, मैं आपको एक मतलब बहुत ही अच्छे से एग्जांपल देता हूँ अपनी ज़िंदगी का, कि क्या होता है कि जब हम गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट करती है हम चाइनीज़ गुड्स को कर देंगे, कि मतलब कि उसको लाएंगे ही नहीं इंडियन मार्केट में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, उसके ऊपर एक हायर टैक्सेस लगा देती है कि हम भैया इतना इम्पोर्ट ड्यूटी आपके ऊपर लगा रहे हैं, अब आपके ऊपर 100% 200% लगा देंगे। तो गवर्नमेंट चाइना का जो माल होता है गवर्नमेंट इसको क्या करती है, महंगा कर देती है, और जैसे ही गवर्नमेंट इसको महंगा करती है तो वो क्या करता है, मार्केट से डिस्करेज हो जाता है, और इंडियन गुड्स इंकरेज होता है, क्योंकि उसका प्राइसेस लो रहता है, चाइनीज़ गुड्स का प्राइसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो हायर टैक्सेस इस तरीके से भी यूज़ कर सकती है गवर्नमेंट।
फिर फॉल इन अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक इनपुट्स, कुछ भी हमारे जो बेसिक इनपुट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी में गिरावट आ जाना। किस तरीके से कि हमारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाना, या फिर जो कंपनी को जो भी कोई रिसोर्सेज चाहिए तो उनमें गिरावट आ जाना। ठीक है, तो ये सब कुछ भी इसको अफेक्ट कर सकता है। फिर गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द रिसोर्स, मतलब कि गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल कर लिया। किस तरीके से कि आपने गवर्नमेंट ने मतलब अब देखो जैसे कि आपको कुछ भी बनाने के लिए चाहिए, कोल चाहिए। अब तो कोल का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट पुराने ज़माने में क्या होता था कि कोल का यूज़ होता था। ठीक है, तो कंपनी को मतलब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए भाई, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोल का यूज़ कर रही थी। बट क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोल को अपने कंट्रोल में ले लिया कि अब सिर्फ और सिर्फ इतना ही कोल यूज़ कर पाएगी कंपनीज। तो इससे क्या होगा, उसका जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई उसको फिक्स्ड कॉस्ट भी अपनी निकालनी है, मशीनरीज की कॉस्ट निकालनी है, अपने लेबर की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो उन सब के लिए वो उसको इंक्रीज़ कर देगी प्राइसेस को। तो जाहिर सी बात है कि उसका जो वो है कॉस्ट जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। और देखो 1991 से पहले ऐसा ही होता था। ठीक है, 1991 से पहले गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी रखती थी। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, देखो अगर आप पेपर देने जा रहे हो ना, इकोनॉमिक्स उसमें आने वाली है, तो प्लीज़ आप वो 3 वीडियोस हैं, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन आप देखो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको मैंने उसमें पूरी 1947 से लेकर 1991 तक की इकोनॉमिक पॉलिसी को समझा रखा है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग पीछे कल वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि इसके क्योर क्या हो सकते हैं और इसको किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई भी इकोनॉमी वर्ल्ड में क्योर कर सकती हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है, और इसको शेयर कीजिए और बताइए कि किस तरीके से हम कॉमर्स एक्सिस एक पूरा एक फ्री बैच लॉन्च किए हैं जिसमें हम लोग अपने इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग और रेलवे की जो हिस्ट्री है उसको कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।